नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण झा और आप देख रहे हैं इस वक्त मिथिला मिरर के सभी प्लेटफॉर्म पे हम लाइव हैं। और आज जिस मुद्दे पे बातचीत हम कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि शेखर सुमन साहब से हम बातचीत करें और इस मुद्दे पे करें। मुझे नहीं लगता है कि ये एक मुफीद विषय है जिस विषय पे हम एक ऐसे शख्सियत को लेके आए जिनके विषय में क्या कहना। जितने बेहतरीन अभिनेता हैं, उनकी भाषा शैली या फिर उनकी गायकी या फिर शेखर सुमन के विषय में मैं क्या बताऊं। पूरी दुनिया को पता है कि कितने बेहतरीन अभिनेता, कितने बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन इस मंच पे पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं और इस विषय पे बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं हमारे लिए और शेखर साहब के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शेखर भाई का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि आप जैसे अभिनेता के साथ हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आखिर ये दिन हमें क्यों देखना पड़ा? क्योंकि ये नियति का खेल नहीं है। मुझे लगता है कि ये कुछ लोग जो स्वयं को नियति मान बैठे हैं, ये उनके चाल चरित्र का जो है ये नतीजा है और जो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये दुर्भाग्य का दिन है, न सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बिहार के लिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए। मैं समझता हूं कि जब भी किसी ऐसे एक टैलेंटेड नवयुवक की जान जाती है या ले ली जाती है तो वो बड़ा दुर्भाग्यवश होता है। और जैसा कि आपने कहा, और यही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं जस्टिस सुशांत फोरम के जरिए, कि कभी कभी जो आंखों से दिखाई देता है वो हकीकत नहीं होता है, वो सच्चाई नहीं होती है, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे होते हैं। और सुशांत को देखते हुए, और सुशांत को मैं जितना जानता हूं और जितना मैं समझा हूं, और आप भी जितना उसे समझे और हम सब जितना उसे समझे हैं, ऐसी कोई वजह नहीं थी उसकी जिंदगी में जहां सब कुछ उसके पास था और ऐसा लगा कि फिर भी कुछ नहीं है, कि वो इस कगार पे ढकेल दिया गया जहां उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये बात पहले तो हजम नहीं होती, इसे ऐसी स्क्रिप्ट और या ऐसा नैरेटिव क्यों दिया गया शुरू से ही, बगैर जांच पड़ताल के आपने एक बिल्कुल रैंडमली एक खुले तौर पे ये कह दिया कि ये सुसाइड है। उसकी तो पूरी जांच पड़ताल होती है, तफ्तीश होती है, उसके फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से उसके जांच के सब निष्कर्ष आते हैं, फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से शुरू से ही हल्ला कर देना कि सुसाइड है, सुसाइड है, आपको ये कहना चाहिए था ऐसा प्रतीत होता है कि ये सुसाइड है, पर हम इसके सच्चाई तक पहुंचे। आपको जी, हम इसके सच्चाई तक पहुंचेंगे। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये खबर अभी तक बहुत लोग हजम नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं। अभी तक उनके तह तक ये बात नहीं पहुंची है। अभी तक वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि सुशांत नहीं है। और मुझे मालूम है कि जिस वक्त मुझे ये खबर मिली थी, मैं बिल्कुल औरों की तरह, हो सकता है, बिल्कुल स्तब्ध हो गया, मैं निशब्द हो गया। मैं 2, 4, 5 मिनट अपनी जगह से हिला नहीं। और मैंने बार बार इस खबर की पुष्टिकरण करनी चाहिए और मैंने कहा कि तुम्हें वाकई लगता है, जिसने मुझे खबर, मेरे बेटे ने दी थी, बाहर कहीं वो जा रहे थे और उनको ये खबर मिली, तो मैंने कहा कि तुम फिर से इसे पूछो, जिसने भी तुमको ये बताया है, फिर से इसको रिकन्फर्म करो कि ऐसा हुआ है कि नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। शुरू में तो लोग इतने निराश और इतने दुखी हो गए थे क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी थी, तो उससे जूझना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इससे पहले अभी इंडस्ट्री में कोरोना वायरस और इरफान और ऋषि जी और वाजिद साहब सब गए, और फिर ये एक 34 साल के नौजवान की कहानी जो अचानक खत्म हो जाती है। एक उभरता हुआ सितारा, जिसको आप कहते हैं कि एक बडिंग स्टार था वो, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नोवा स्टार, तो वो अचानक इस तरह से गायब हो जाता है बिल्कुल हमारी जिंदगी से, और अता पता कुछ नहीं, और वजह कुछ साफ साफ नहीं दिखाई देती। तो मन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते हैं। और ये हम सब का दायित्व है, खासतौर पे बिहारी होने के नाते, एक सह कलाकार होने के नाते, इंडस्ट्री का हिस्सा होने के नाते, और भारतीय होने के नाते, और एक इंसान होने के नाते, ये हमारा फर्ज है कि हम इसके तह तक पहुंचे, हम इसका पता लगाएं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर तो ये खुदकुशी है तो उसे किन हालातों, किन परिस्थितियों में ये खुदकुशी करनी पड़ी, या वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जिसे अबेटमेंट और सुसाइड कहते हैं। और अगर ये हत्या है तो उसके पीछे कैसी साजिश है, किन लोगों की साजिश है, ये कैसा षड्यंत्र है, इसकी खोजबीन करनी भी बहुत जरूरी है। अभी जो पोस्टमार्टम की फिलहाल जो रिपोर्ट आई है, 5 डॉक्टर ने ये तय करके बता दिया है कि इट लुक्स लाइक अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। पर इस तरह से कह के ओपन और शट केस करने से बात जो है, मैंने पहले कहा कि लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, बात हजम नहीं होती।
असंख्य लोग, लाखों करोड़ लोग ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, कि जो हालात जिन परिस्थितियों से गुजर के उसने की वो बहुत ही एक शक के दायरे में आ जाता है, बहुत ही संदिग्ध लगता है, बहुत ही सस्पिशियस लगता है। बिल्कुल, आपने आपने जो कुछ कहा है निश्चित रूप से कि अगर कोई हैंग करता है तो उसमें वी निशान बनता है। कल ही मैंने एक न्यूज चलाया है, पटना में ही हमारे मधुबनी के एक पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया, तो उसमें वो वी बनता है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है वो राउंड शेप में था। और आपने इस मुद्दे को उठाया भी है, और आपके ही रेफरेंस से शाहिल चौधरी इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और बॉलीवुड ने कई आत्महत्याएं देखी है, ये कोई पहली आत्महत्या या आखिरी आत्महत्या नहीं है। बहुत सारे ज़हीन कलाकार गए हैं इस बीच में, महीने 2 महीने में जिन लोगों का आपने नाम लिया है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के विषय में हमें शेखर सुमन साहब के साथ बातचीत करनी है। मैंने लिटरली आपको बता रहा कि रात भर मैं सिर्फ इसलिए नहीं सोया कि वो सोने नहीं दे रहा है। और ये सिर्फ बात मेरी या शेखर साहब की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। आज 34 साल के उम्र में इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इसकी दीवानगी, इसकी रवानगी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। कि मुझे लगता है कि वर्षों वर्ष के बाद जो है, वर्षों वर्ष की तपस्या के बाद बॉलीवुड को कोई ऐसा कलाकार मिलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो इंसान जो इतना कर्मठ इंसान, मैं बार बार कह रहा हूं, वो हठी था, जिद्दी था, और वो जिद पे अड़ा था कि मुझे उस मकाम तक पहुंचना, और वो पहुंच के रहा, वहां तक काफी करीब आ गया था अपनी मंजिल के, जहां वो एक बैक रो डांसर जिसको कहते हैं, वहां से ट्रांजिशन टेलीविजन के पर्दे पे आना, लीड रोल करना, वहां ख्याति प्राप्त करके वहां से एक बदलाव और एक ट्रांजिशन फिल्मों में, जो कि फिल्म वाले टेलीविजन के प्रति जो उनका रवैया अच्छा नहीं होता है और थोड़ा सा नकारात्मक होता है, उसको उन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए वो वहां पहुंचा, अपनी जगह मुकम्मल की, स्टैब्लिश किया पहली ही फिल्म में। हालांकि उस बात का उसको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। इस बात पर मैं बाद में चर्चा करूंगा कि किस तरह से ये जो गैंग है पूरे इंडस्ट्री में, वो बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देता, उसे एक्नॉलेज नहीं करता, उसे रिकग्निशन नहीं देता, उसे अवार्ड नहीं देता। और खास तौर पे अगर आप छोटे शहरों से, और उससे भी खास अगर आप बिहार से आए, तो पता नहीं है किस तरह की घृणा है कि आपको दरकिनार करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये तो उसका हुनर था, ये तो उसकी जिद थी कि वो वहां तक पहुंच पाया। पहली ही फिल्म एक 100 करोड़ क्लब में वो फिल्म जाती है, क्रिटिकली अक्लेम्ड है, यानी कि आलोचकों ने भी इसकी बड़ी तारीफ की और उनके अभिनय की बड़ी तारीफ की, फिर भी उनको कोई अवार्ड नहीं, बेस्ट डेब्यू अवार्ड नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं। आगे चल के महेंद्र सिंह धोनी का रोल निभाते हैं, जिनमें उनकी ख्याति और बढ़ती है। फिर छिछोरे जैसी फिल्म, जो उनकी आखिरी फिल्म थी, आखिरी फिल्म भी 100 करोड़ क्लब पे जाती है। तो बावजूद इसके इतना कुछ हासिल करने पर, और फाइनेंशियली जो आदमी आर्थिक रूप से भी इतना सिक्योर है, जो इस पोजीशन पे है, जो कह सकता है कि मुझे इसकी फिल्म नहीं करनी है, उसकी फिल्म नहीं करनी है, मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मुझे ये फिल्म मैं करना चाहता हूं, भले ही मुझे इसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़े, जो चयन उन्होंने किया था पानी फिल्म का शेखर कपूर के साथ, और बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने नकारा था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह हुई कि जो उनको आत्महत्या करनी पड़ी? तो ये बड़ा प्रश्न अभी भी है कि आत्महत्या है या हत्या। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि अगर चादर से अगर कोई फांसी का फंदा लगाता है तो वो निशान अव्वल तो बहुत मोटा निशान होगा, काफी बड़ा चौड़ा निशान होगा, दूसरी तरफ वो रस्सी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और आपको बता दें कि आत्महत्या करने पर चेहरे पर नकाब क्यों या कपड़ा क्यों डाला जाता है? क्योंकि चेहरा उसके बाद विकृत हो जाता है, आंखें बाहर को आ जाती हैं, और यहाँ बाहर निकल आती है, जीभ बाहर आ जाती है, फ्रॉथिंग होता है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं, इसीलिए वो कपड़ा डाला जाता है। ऐसे कोई भी निशान ऐसा लग रहा है कि उसको प्यार से दबा के कहीं, मतलब मैं ये गेसवर्क ही कर रहा हूं, ये कह लें स्पेकुलेशन है, पर वो बिल्कुल तथ्यों पर आधारित है। मैं जो देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, तो इस तरह के कोई भी निशान उस पर नजर नहीं आया। अब चले जाइए थोड़े 24 घंटे पहले सुशांत क्या कर रहे थे? वो पार्टी कर रहे थे देर रात तक। एक खुश मिजाज इंसान पार्टी कर रहा है, जिसने तय कर लिया है। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने अचानक उठे बैठे मैंने कहा कि मुझे आप सुसाइड करना। सुसाइड करने वाला का एक प्रक्रिया से गुजरता है, एक मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, एक दौर से गुजरता है, जहां वो तय करता है कि अब मुझे ये करना है, और एक जुनून का वक्त आता है, एक मोमेंट ऑफ मैडनेस आता है, जहां वो ये कहता है बस अब वो या तो कूद जाएगा, वो फांसी लगा लेगा, या जहर खा लेगा, या शूट कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। बिल्कुल वो खेलते रहे सुबह, मतलब ये पार्टी चलती रही, फिर सुबह वो प्ले स्टेशन खेलते रहे, जूस मंगाया, पिया, मतलब जो रोजमर्रा की जो कार्यक्रम रहता है वो किया।
और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो उनका दिमाग बदला? क्या उन्हें ऐसा लगा कि अभी वक्त है तो चलो मैं खुदकुशी कर लेता? ऐसा तो कुछ नहीं है। और सुशांत सिंह जिस तरह का लड़का था और जितना पढ़ा लिखा ब्रिलियंट लड़का था, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं इसलिए क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जिम्मेदार इंसान भी होता है, और उस जिम्मेदारी में अगर उसने आत्महत्या की होती तो वो एक सुसाइड नोट जरूर लिख के जाता, या तो वो अपने प्रेमिका के नाम या अपने पिता के नाम, क्योंकि उसने अपने मां को खोया था, तो अपने पिता के नाम एक इमोशनल लेटर जरूर लिख के जाता अपने फैंस के लोगों के लिए, और खास तौर पे लिख के जाता कि इसका दोषी किसी को नहीं ठहराया जाए। मैं अपनी वजहों से, अपनी मानसिक तनाव, परेशानियां या कुंठा या संतरास की वजह से मैं ये आत्महत्या कर, ऐसा कोई भी कदम उन्होंने नहीं उठाया। उनकी डुप्लीकेट चाबी जो है वहां से गायब है, शायद सीसीटीवी कैमरा जो मुझे बताया गया, मुझे मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। और भी बहुत सारी वजह है। उनके तीन दोस्त थे, वो भी बहुत संदिग्ध अवस्था में, वो एक ही हफ्ते में वो चले गए, मर गए, सुसाइड कर लिया। तो ये सारे जो संकेत हैं, इशारे उसी की तरफ हैं कि ये आत्महत्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये हत्या, और ये जांच इतनी सिंपल नहीं हो सकती, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शेखर भाई, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और मेरे पास सैकड़ों की संख्या में इस वक्त कमेंट्स हैं, और चाहे भाषा कोई भी हो, हर किसी के माध्यम से एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया तभी तक किसी मुद्दे को उठाती है जब तक उसमें टीआरपी होता है, जब तक वो चीज चलता है। लेकिन ना तो यहाँ पे आप अभिनेता है, ना मैं जर्नलिस्ट हूं। हम यहाँ पे एक जगह से हैं, एक फेटर्निटी से हैं, तो टिल एंड तक जो है हम लोगों को इस मुहिम को लेके जाना है। और हम सारे लोग आपके साथ हैं। आपने इस मुहिम की शुरुआत की है, आपके साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे नेपाल से हो। इनफैक्ट नेपाल से बहुत सारे हमारे मैथिल्स हैं या फिर नेपाली हैं जो इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। दूसरी बात कि जब हम शेखर सुमन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में जब एक तरह से समझ लीजिए कि अभिनय का एक दौर रुक सी जाती है, उसके बाद वहां पे स्टैंड अप कॉमेडी का एक दौर शुरू होता है, जिसको शुरू करने वाले मंच पे उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं शेखर साहब को देना चाहता हूं। मतलब इतने बेहतरीन लोगों को कैसे दरकिनार कर दिया जाता है? आखिर किस तरह के षड्यंत्र चलती है? इस विषय में हमारे दिवंगत भाई साहब नरेंद्र झा से भी हमारी बातचीत होती रहती थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे जो है ये फ्रेटर्निटी के लोग जो है कैसे दरकिनार करते हैं? खास तौर पे आपने कहा कि जो बिहार से आते हैं या उन जगह से आते हैं, छोटे छोटे जगहों से, झारखंड से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं या बंगाल से आते हैं, आखिर क्यों उनके साथ इतनी नाइंसाफी होती है? क्यों ज्यादती होती है इतनी? वो इसलिए कि देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में जो हासिल होता है, जो मिलता है एक स्टार बनने के बाद या एक बड़े प्रोड्यूसर बनने के बाद या डायरेक्टर बनने के बाद, वो स्टेक्स बहुत ऊपर के हैं, जहां आपको बहुत ज्यादा शोहरत, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और बहुत ज्यादा ताकत मिलती है। यू बिकम वेरी पावरफुल। तो ये हर कहीं है, पॉलिटिक्स में भी है या बिजनेस एम्पायर में भी है, हर जगह होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में होता है। ताकत की सबको बड़ी ललक रहती है, क्योंकि ताकत से आप बाकी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द की परिस्थितियों को। तो बॉलीवुड में आपने देखा, बॉलीवुड तो खैर गलत शब्द है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा कि पहले जो है एक अंडरवर्ल्ड का दबदबा था, एक बोलबाला था, जहां बाहर के लोग और वो गंदा पैसा, वो मैला पैसा, वो ब्लैक मनी जो है वो पंपिंग किया जाता था इंडस्ट्री में, उसको वाइट बनाने के लिए, और एक कह लीजिए एक तरह से अपनी रेस्पेक्टेबिलिटी बनाने के लिए कि मैं प्रोड्यूसर में मेरा नाम जो है वो अब शामिल हो गया। और वो लोग बाहर से कंट्रोल करते थे, चूंकि पैसा उनका होता था, वो बाहर से कंट्रोल करते थे कि डायरेक्टर कौन होगा, और उसमें हीरो कौन होंगे, हीरोइंस कौन होंगे, म्यूजिक डायरेक्टर कौन होगा, गायक, तमाम चीजें। वो स्वरूप जब धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ, उसने एक दूसरा रूप इख्तियार कर लिया और फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, जहां लोग जो हैं वो पैसे के बल पे उन्होंने एक नेक्सस फॉर्म किया, एक सिंडिकेट। ये नेपोटिज्म की बात नहीं, ये गलत शब्द का ही इस्तेमाल किया गया शुरू से, ये गैंगिज्म है, ये गैंग बनाया गया। गैंग में वही लोग शामिल हुए जिनका सेल्फ इंटरेस्ट था, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिन्होंने अपने पैसे लगाए थे, और उस गैंग में ने ये वही तय करता है कि इसमें अब कौन सी फिल्में बनेंगी, कौन से कलाकार आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अगर आप में हुनर है और अगर आप बाहर से पनपे छोटे शहरों से आके, तो उनको दबोच के इस दायरे में लाया जाता है, इस नेक्सस में लाया जाता है। अगर तो वो आ गया और कहने लगा और करने लगा जी हजूरी, चापलूसी, चाटुकारिता,
वो अगर चापलूस बन जाता है तब तो उसको फिल्में दी जाती है। अगर वो सुशांत सिंह की तरह निकला और उसने कहा कि मुझे इसमें शामिल नहीं होना, मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे फिल्म करूंगा, मुझे जो फिल्में करनी मैं करूंगा, और आप चूंकि मुझे फिल्म दे रहे हैं और आप होंगे अपने घर में बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पर मैं आपकी फिल्म नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है, रोल मुझे पसंद नहीं, तब उसके साथ उसको कैनिबलाइज किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसको इतना टॉर्चर किया जाता है थ्रू सोशल मीडिया। और जो तमाम जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर या जो भी लोग इसमें शामिल हैं, वो उनको कहा जाता है एक दूसरे को फोन करके या बैठक खुद की होती है कि इसको फिल्में नहीं देनी है अब, या इसके पास अगर आपने फिल्म दी है, शुरू नहीं हुई है या हाफ पे थ्रू, इसको निकाल दो। जो सुशांत के साथ हुआ, आखिर में जो 5-7 बड़ी बड़ी फिल्में हुई थी, सवेरे उठता है और पता चलता है कि 6 फिल्में उसके हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि उसने जुर्रत की, ये दुस्साहस किया कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी फिल्म, जो भी फलाना डेम का जो भी इंसान रहा होगा, उसने नेक्सस का हेड या एक हिस्सा, उसको कहा कि मुझे तुम्हारी फिल्म नहीं करनी, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। तो बाहर के जितने भी लोग आते हैं वो सब को ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये फिल्में बनाते भी हैं और रिलीज के वक्त पूरे थिएटर पे भी इनका कब्जा होता है। ये तय करते हैं कि दिवाली के दिन मेरी फिल्म रिलीज होगी, ईद के दिन मेरी फिल्म रिलीज होगी, ये होली के दिन मेरी, मतलब तमाम जो दिन हैं या तमाम जो फेस्टिवल्स हैं, ये तय कर लेते हैं कि ये फिल्म जो है अब हमारी ही आएगी, क्रिसमस में हमारी आएगी और किसी की फिल्म नहीं आ सकती। क्यों भाई? इट हैज टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये इंडस्ट्री सबकी है, थिएटर सबका है, तो आपने ही अगर 4-5 हजार थिएटर अगर उस पर कब्जा कर लिया, तो बाकी जो लोग हैं जिस दिन रिलीज करना चाहते हैं वो कब करेंगे? वो डेट आगे बढ़ाते जाते हैं। माफिया भी अपनी फिल्में आगे बढ़ाता है, तो इस तरह उनकी फिल्में बर्बाद हो जाती हैं या एक बुरी रिलीज का शिकार होती हैं। तो ये गैंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा इसका जो कब्जा है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बढ़ गया है। जी जी, कमोवेश बिहार और उत्तर प्रदेश को अगर हम मिला दें तो 30 से 32 करोड़ की हमारी आबादी है। फिल्म को हिट कराते हैं हम लोग, 100 करोड़ के क्लब में हम लोग लेके जाते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं ये चुभता नहीं है कि हमें भैया जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है? उस स्टेट का हम जीडीपी वहां जाके बढ़ाते हैं, उस स्टेट के, उस राज्य के निर्माण में हमारा खून पसीना लगा हुआ रहता है। क्या ये हमारी अपनी कमजोरी नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश बिहार मिलके भारत के प्रधानमंत्री दे सकते हैं, 10-10, 12-12 प्रधानमंत्री दे सकते हैं? क्या हम इसके पैरेलली अपना कुछ ऐसा खड़ा नहीं कर सकते हैं कि शेखर सुमन साहब को पटना से निकल के मुंबई नहीं जाना पड़े? अगर जाए तो वो शौकिया तौर पे जाए या काम करने के लिए जाए, वापिस पटना आ जाए, या काम उनके पास 2 ऑप्शन हो, पटना में, बनारस में भी इस तरह के काम को अंजाम दे सके। नहीं, ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है या दूसरी भी जो एक रीजनल फिल्म इंडस्ट्री पनपी है, लेकिन चूंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे है ये फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें हमारा हक यहीं मिले ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आगे बढ़े। हमें रीजनल लेवल पे भी उसको प्रमोट करना है, पर हम सिर्फ इससे डर के कि यहां पर एक नेक्सस है, उससे डर के हम एक पैरेलल इंडस्ट्री खोल ले। क्यों पैरेलल इंडस्ट्री क्यों जरूरत है? ये भी हमारी इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री किसी के बपौती नहीं है, किसी के बाप की नहीं है कि आपने कहा कि आप निकल जाओ, आप छोटे शहर से, सिर्फ हम राज करेंगे। तो हम कहते थे ना, बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे तो एक मैदान तय रहता था, उसमें सारे मोहल्ले वाले आते थे तो तय करते थे। तो रंगदार होता था, रंगबाज, वो अपने टीम लेके आता था, वहां खड़ा हो जाता था, वो कहता था मैं पूरे दिन क्रिकेट खेलूंगा, मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा, और सब लोग बाहर खड़े इंतजार करते रहते थे। तो फिर जिस दिन हो हल्ला बवाल होता था, फिर लड़ाई झगड़ा होता तो उनको मार के भगाया जाता था, तब कहीं वो मैदान खाली होता। वक्त वो आ गया है जब हमारे बाहर के दर्शक जो है, हमारे जो भाई बंधु हैं बिहार के, यूपी के और कहीं के, उनको ये दबाव डालना बहुत जरूरी हो गया है। उनको अगर वो लोग ये पहचानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं नेक्सस में, उनकी फिल्मों का बहिष्कार बहुत जरूरी है। और मैंने कई जगह ट्वीट्स भी पढ़ा है, सोशल मीडिया पे ये आक्रोश है, गुस्सा भी देखा है कि उन्होंने कहा कि हम अगर तुम्हें फलक तक ले जा सकते हैं तो तुम्हें जमीन पे भी पटक सकते हैं, तुम्हें राजा से रंग भी बना सकते हैं। जी, तो ये बहुत जरूरी है, ये दायित्व बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आपको बता दें, ये सुशांत की जो आवाज है, जो उसकी मौत, ये खाली नहीं जाने वाली। इसको हम अंजाम देके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें दुनिया के अंत तक जाना पड़े। क्योंकि कोई भी एक आंदोलन शुरू होता है, कोई भी क्रांति शुरू होती है, उसकी ज्वाला भभकती है और फिर धूमिल हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, लोग मसरूफ हो जाते हैं, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और चले जाते हैं। अब तो ये शुक्र मनाइए कि ये कोविड-19 के इस समय में जहां लोगों के पास वक्त था, थोड़े फारिग, तो ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश को इसको धीमा ना होने दें, इस आंच को ढीला, इस आग को जलने दें और आवाज तब तक बुलंद रखें जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंच जाता है। और जिस हक की लड़ाई हम कह रहे हैं, वो हक की लड़ाई हमारी इंडस्ट्री में
मैंने फोरम इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि इसे एक क्लोजर मिले, अंजाम मिले, और ये भी कि आने वाले दिन में जिस हक की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बिहार किसी छोटे राज्य के, उनको उनका हक इसी इंडस्ट्री में मिले। जब वो फिल्म चाहे रिलीज कर सके, अपनी उतनी ही बड़ी तरीके से बड़ी फिल्मों में काम कर सके। ये कमबख्त अपने लोगों को, मीडियोकर से जो बदतर लोग हैं, उन टैलेंट को आगे करते हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको फिल्मों से निकलवा देते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी कंपीट करे इस नेक्सस से, कोई भी एक पैरेलल पावर जो है वो खड़ी हो। तो हमें अपने हक की लड़ाई यहां लड़नी पड़ेगी, और हमें ये देखना होगा कि कोई भी किसी भी शहर से कोई एक ऐसा लड़का नहीं आता है जिसका अंत सुशांत की तरफ। जी, एक्चुअली एक चीज मैं सोनू को सुन रहा था, सोनू सूद को, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अवसाद जो है ना, अवसाद होता नहीं, ये लोग जबरदस्ती अवसाद डालते हैं कि सोनू सूद नाम का कोई आदमी अभिनेता हो सकता है। मतलब इसी तरह से टॉर्चर किया जाता है कि आप अगर शेखर सुमन पटना से है तो कैसे अभिनेता बन जाएंगे आप सोनू सूद कहीं से आते हैं तो बिल्कुल, तो ये नाम वाला तो कोई अभिनेता हो ही नहीं सकता। आखिर ये लोग मतलब इस तरह से ये नेक्सस क्यों काम कर रहा है? आखिर आपको आपकी क्षमता जो है, जी नहीं, मैं बताया ना कि वो पावर को शेयर नहीं करना चाहते, और उनको लगता है कि अगर और कोई पावरफुल बन गया तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी तरह की फिल्में करेगा, वो शायद अपना कुनबा बनाएगा, उनके अपने लोग रहेंगे, वो उसको अंग्रेजी में जो कहते हैं निप इट इन द बड, उसको बड़े होने से पहले ही रौंद डालते हैं। अभी सोनू के बारे में बता, उसने इतना अच्छा काम किया, अब उससे इंद्र का सिंहासन फिर डोला, उससे फिर ये लोग तमतमाए, और अब मैं देख रहा हूं एक ट्रोलिंग शुरू हुई है कि उसने झूठ मूठ के लोगों को भेजा वहां, वो कोई मसीहा नहीं है, उसने गलत ट्वीट करा है, खुद ही ट्वीट करता था, खुद ही जवाब देता था। ये क्या है? ये इनसिक्योरिटी है इनकी, ये डर है, और इस तरह से ये, और सोशल मीडिया पे चूंकि फेसलेस लोग हैं जिनका चेहरा दिखाई नहीं देता, वो सब वहां शिखंडी हैं, और वो पीछे से वार करते हैं, और वो सब भाड़े के टट्टू, उनको पैसे दिए जाते हैं, जिनके खिलाफ बोलना है उनको बुलवाया जाता है। आप देखिए, ऐसे किसी लोगों के बारे में आप बोल के देखिए, दूसरे दिन आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये सब भाड़े के टट्टू है, पेड ट्रोलर्स हैं। तो सोनू के साथ भी ये अब एक अभियान उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये अवसाद खड़े किए जाते हैं, आपके लिए रोड ब्लॉक्स खास तौर पे शुरू किया जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि शेखर सुमन बिहार से आके ऐसा इतना टैलेंटेड क्यों है, उसकी जबान अच्छी क्यों है? भाई वो तो बिहारी है, उसकी तो टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। वो कैसे इतना अच्छा बोल लेता है, काम ऐसे कैसे इतना अच्छा कर लेता है? सुशांत सिंह की क्या औकात थी कि वो टेलीविजन से फिल्मों में चला गया और फिल्मों में सफल भी हो गया? कैसे भाई? हम उसे नहीं होने देंगे। या कोई भी आता है छोटे शहरों से, उसको उसी वक्त दबाने की कोशिश की जाती है, या उसको मैंने जैसे कहा कि नेक्सस में शामिल करने की कोशिश की जाती है, जहां वो एक चापलूस बन के रह जाता है। अंतिम शब्द जो है, क्या चाहेंगे जो हमारे लोग हैं, हमारे अपने खास करके जो इस मुहिम को अपनी आवाज को बुलंद रखें, आप झुके नहीं, हटे नहीं, टूटे नहीं। आप जब टूट जाते हैं, आप जब झुक जाते हैं, जब आपकी आवाज जो है वो बोझिल हो जाती है या धूमिल हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, उस वक्त पूरा का पूरा सिस्टम आप पर हावी हो जाता है और आपको दबा देता है। तो उस सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जो हर जगह अपना नेक्सस बनाते हैं और अपनी बादशाहत दिखाते हैं, जो है फकीरों से भी, मतलब ये गरीबों से भी बदतर हैं, इनके दिमाग से गरीब हैं, दिल से गरीब हैं। ये इनकी बातों के सामने झुकना नहीं है, अपनी आवाज को वहां उस अंजाम तक पहुंचाना है, जिस ध्येय को लेके हम चले हैं वहां तक हमें पहुंचना है, और पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे मनोबल के साथ। वो साहिर साहब का शेर फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि 1000 बर्फ गिरे, लाखों तूफान उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो जो अंजाम हमें चाहिए वो हम अंजाम दिला के रहेंगे, उसको जस्टिस दिला के रहेंगे, और आगे आने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जमीन तैयार करेंगे जहां वो पूरे हक की लड़ाई, अपनी हक की लड़ाई अपने आप लड़ पड़ेंगे, अपने आप लड़ सकेंगे। और अगर कोई किसी मदद की जरूरत पड़ी तो हम और आप, पूरी मीडिया को भी हम गुजारिश करेंगे कि उनका साथ दें। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सुशांत की जो खबर है वो 1-2 दिन चला के जब तक उसका इस्तेमाल कर सकते थे, उसके दुखद खबर को उन्होंने किया और अब बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। उसके बारे में कोई बातचीत नहीं, कोई मुहिम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसकी बड़ी जिम्मेवारी है, उसकी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे लोगों की आंखों में कम होती जा रही है। सोशल मीडिया पर अगर इतना उद्गार है, सोशल मीडिया पर अगर इतना जोश है, तो क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम पे नहीं है? हम लोग अलग अलग हिंदुस्तान को तो नहीं रहते, ये वही हिंदुस्तान है जो हम मेन स्ट्रीम के जरिए भी देखते हैं। तो ऐसा लगता है वहां भी कोई नेक्सस है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो ये बताता है कि ये खबर चलनी चाहिए, ये खबर नहीं चलनी चाहिए। तो मैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से
ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम को मरने मत दीजिएगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं तो रहूंगा ही, और मैं अगर धकेल दिया जाता हूं किसी वजह से, अगर मेरे साथ भी अगर कुछ होता है तो, लेकिन आप लोग ये मत छोड़िएगा, हम सबको साथ मिलके इसे अंजाम देना है और अंजाम तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ मिलके इस काम को करेंगे, एक मीडिया पर्सन के हिसाब से नहीं, एक आम लोग के हिसाब से, एक चहेते के हिसाब से। और आपने इतना वक्त दिया और आपने इस मुहिम की शुरुआत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आज इस श्रृंखला की मैंने शुरुआत करी है, और बिहार के तमाम उस रेनॉन्ड लोगों से, उस आम लोगों को मैं इस मंच से जोड़ता रहूंगा और जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आवाज उठाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर भाई, आपका अपना समय दिया इसके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे शेखर सुमन साहब, और निश्चित तौर पर बहुत ही ओजपूर्ण भाषा में जस्टिस फॉर सुशांत के लिए अपनी बात कही। और उम्मीद करते हैं कि जब तक ये मिशन चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग सुशांत के लिए कुछ सही ना कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।